हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 9 नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इसके सामने का पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी एंड नाजिज्म के बारे में। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी 1934 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में पावर में आई। पार्टी ने 1924 से 1934 के बीच लोअर मिडिल क्लासेस के बीच बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। इनके कई रीजंस थे। फर्स्ट, जर्मन लोग वर्सलिस ट्रीटी के ह्यूमिलेटिंग टर्म्स और पर ईयर वॉर रिपरेशन देने से बहुत गुस्सा और उदास थे। वॉर रिपरेशन का मतलब होता है जैसे कोई कंट्री जब किसी वॉर में डिफीट हो जाता है तो उसके बदले में उसको वहाँ पे जो भी सामने वाला वहाँ डिमांड कर रहा है वो चीज़ पूरा करना पड़ता है ना। तो इस चीज़ से जो जर्मनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदास हो चुके थे। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ था, इसलिए वो एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनको उनका नेशनल प्राइड वापस ला सके। सेकेंड, कंट्री 1929 से 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 50% से ज़्यादा गिर गया था और अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली बढ़ रहा था। लोग, खासकर मिडिल क्लास, डिस्ट्रेस में थे। अल्ट्रा नेशनलिस्ट नाजी पार्टी ने ज्यूस और दूसरी कंट्रीज़ को जर्मन लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया। 1929 के बाद पार्टी की पॉपुलैरिटी रैपिडली बढ़ती गई और 1932 के इलेक्शंस में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस दौरान सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी भी पॉपुलर हो रही थी और रशिया जैसे फंडामेंटल सोशल चेंजेस एडवोकेट कर रही थी, लेकिन अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ये हिटलर को अपोज नहीं कर पाए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हिटलर ने इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर और दूसरे इलाइट क्लास के साथ एक अलायंस बनाया। उन्होंने जर्मन प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने चांसलर अपॉइंट किया हिंडरबर्ग को चांसलर अपॉइंट किया, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के स्प्रेड से वरीड थे। प्रोपेगेंडा ने नाजी पार्टी के पावर में क्वेस्ट यानी कि सर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अपने स्पीचेस में हिटलर ने जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बनाना, वर्सलिस ट्रीटी के इनजस्टिस को अपोज करने और जर्मन लोगों को लॉस्ट ऑनर वापस लाने का ओथ लिया। ओथ का मतलब होता है प्लेज लेना। उन्होंने नेशन को अनएम्प्लॉयमेंट रिजॉल्व करने और जर्मनी को फॉरेन कंट्रीज़ के क्लचेस से फ्री करने का एश्योरिटी दिया। उन्होंने जर्मन आर्यन रेस को दुनिया की सबसे सुपीरियर रेस प्रोक्लेम किया और जीव्स को कंट्री के प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जीव्स लोग सबसे बड़े इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स के मालिक हैं और लेफ्ट विंग आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। हिटलर के स्पीचेस और नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा ने लोगों में मास हिस्टेरिया पैदा किया। कई जीयूस और ओपोजिशन पार्टी के मेंबर मॉब फ्यूरी का शिकार हुए और बड़े नंबर में एग्जीक्यूटेड किए गए। पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस पर बैन लगा दिया। उन्होंने फरवरी 1933 में रीस्टैग बिल्डिंग, जर्मन पार्लियामेंट जो है उसको बोलते हैं, वहाँ पे आग लगाने के लिए सभी कम्युनिस्ट लीडर को ब्लेम करते हुए उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। फायर डिग्री यानी कि जो डिग्री ऑफ रीच प्रेसिडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड द स्टेट था, उसके अंडर सिटीजन्स राइट को सस्पेंड कर दिया और ये सस्पेंशन नाजी पार्टी के टेन्योर के दौरान लगा रहा। मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट पास किया गया। इस लेजिस्लेशन के तहत हिटलर ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया ताकि टोटल अथॉरिटी हासिल कर सके। ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट चलाने लगे। नाजी पार्टी और उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस पर बैन लगा दिया गया। पार्टी और स्टेट ने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पर टोटल कंट्रोल हासिल कर लिया। स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड्स बनाई गई जो पूरी कंट्री में पेट्रोल करती और नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कंट्री को ऑर्गेनाइज करते थे। एसएस यानी कि क्राइम कंट्रोल पुलिस, गेस्टपो यानी कि सीक्रेट स्टेट पुलिस और एचएसडी यानी कि सिक्योरिटी सर्विस जैसे यूनिट्स को अनरेस्ट्रिक्टेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए। पूरी जर्मन सोसाइटी को नाजी फैक्शन के अंडर कर दिया गया।
जिसमें आर्म्ड फोर्स का यूज़ करके सभी एंटी नाज़ी ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। 1933 में कई कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए गए, जहां हज़ारों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इम्प्रिजन किया गया और अक्सर मार दिया गया। 1939 तक जो नंबर ऑफ पीपल जो थे ना, जो ट्रेटर डिक्लेयर किए गए थे और जिनका डेथ सेंटेंस दिया गया था, वो लगभग 30,000 तक बढ़ गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द स्टेट एंड सोसाइटी अंडर नाजी रूल। नाजी गवर्नमेंट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आर्मी हिटलर के टूवर्ड्स लॉयल थी, जर्मन नेशन के टूवर्ड्स नहीं। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए नाजी पार्टी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनाना कंपलसरी था। सभी पॉलिटिकल क्राइम से रिलेटेड केसेस को सुप्रीम कोर्ट से नाजी कंट्रोल पीपल्स कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे नाजी गवर्नमेंट को सो कॉल्ड लीगल मीन्स के ज़रिए पॉलिटिकल अपोजिशन को एलिमिनेट करने में मदद मिली। नाजी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को वॉर इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हैवी इंडस्ट्री, खासकर आर्मामेंट इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के वर्कर्स के अगेंस्ट एगिटेशन ऑर्गेनाइज करने पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया। सभी वर्कर्स को नाजी लेबर यूनियंस में एनरोल कर दिया गया, जो पार्टी प्रोपेगेंडा यूनिट्स थी, ना कि रियल लेबर यूनियंस। नाजी गवर्नमेंट ने अपने जॉब क्रिएशन प्रोग्राम के अंडर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट का इंश्योर करने की कोशिश की। एक्सटेंसिव रोड कंस्ट्रक्शन, आर्म्स मैन्युफैक्चर और वॉक्सवैगन कार का प्रोडक्शन इस प्रोग्राम का मेन कंपोनेंट था। जर्मनी अपने एफर्ट्स के वजह से डिप्रेशन से बाहर आ गया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस वॉर था, इसलिए इकोनॉमी सिर्फ वॉर सिचुएशन में ही ग्रो कर सकती थी। नाजी पार्टी ने सोसाइटी के नैरो पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव को प्रोपगेट किया। पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे कि वो रूल करते थे ना पहले, कि मेल है एक रूलर एंड इसके बाद जो उसका सन होगा वो रूल करेगा, फिर उसके बाद उसका जो सन होगा वो रूल करेगा, तो ये होता है पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव। तो नाजी पार्टी इसी पर्सपेक्टिव को प्रोपगेट करते थे, जिसमें विमेन जो है वो घर पर रहकर प्योर आर्यन स्टॉक के चाइल्ड को बियर करने के लिए ही ग्लोरीफाई की गई थी। देखो, पहले वाला जो पार्टी था वो भी यही करता था कि जो विमेन है वो सिर्फ चाइल्ड बियर करे, इतना ही उनका काम है। एंड ये भी वही कर रहे हैं कि विमेन का काम चाइल्ड बियर करना है, लेकिन यहाँ पे इन लोग का स्ट्रैटेजी देखो कि वो इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके बताते थे कि ये बहुत अच्छा काम है और इस चीज़ के लिए ही विमेन को स्पेशली गॉड जो है वो बनाए हैं। तो एक तरीके से उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे, काम ये भी वही कर रहे थे, लेकिन इनका तरीका अलग था। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में विमेन के एनरोलमेंट को 37% से 10% तक लिमिट कर दिया। सभी एंटी नाजी आर्ट और लिटरेचर पर बैन लगाया गया और मीडिया कम्युनिकेशन पर टोटल कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया। नाजी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट चेंजेस किए, ताकि जर्मन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा सके और साइंस में रेसिज्म को एम्फसाइज किया जा सके। सभी ज्यूस टीचर को टीचिंग स्टाफ से हटा दिया गया। नेक्स्ट आपका न्यू हेडिंग है द होलोकॉस्ट, मसार्स ऑफ द ज्यूज एंड अदर्स। एंटी सेमिटिज्म यानी कि प्रेजुडाइज अगेंस्ट ज्यूज का इनिशिएशन जो था वो मिडिल एजेस से कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन हिटलर ने इस प्रेजुडाइज का यूज़ करके ज्यूज़ के टूवर्ड्स हेट्रेड को मॉन्स्ट्रस प्रोपोर्शन तक बढ़ा दिया था। यहाँ पे मतलब ये बताना चाह रहा है कि हिटलर जो है ना, वो इन सब आइडियाज़ का यूज़ करके ज्यूज़ को जो है वो बहुत ही बुरा यहाँ पे वो दिखा रहा था, जिससे पूरे जर्मन नेशन स्ट्रॉन्गली एंटी सेमिटिक बन गई थी और ज्यूज़ को सितंबर 1933 में अपनी सिटीजनशिप से स्ट्रिप कर दिया गया और जर्मन्स को ज्यूज़ से शादी करने पर रोक लगाई गई। ऐसे शादियों को एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस जो है वो बिना वारंट के इनको अरेस्ट कर सकता है, अगर ऐसा करते हुए वो किसी को देख ले तो। कई और प्रोहिबिशंस भी ज्यूज़ पर इम्पोज किए गए, उनकी प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन और सेल किया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज से उनका रिमूवल किया गया, ज्यूज़ बिजनेसेस को बॉयकॉट किया गया, एक्सेट्रा। नवंबर 9-10 में 1938 को एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक ज्यूज़ के खिलाफ पूरी जर्मनी में किया गया, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी, होम्स और उनका जो वर्शिप प्लेस था उसको बर्बाद किया गया। इस भयंकर इवेंट को द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना गया।
ज्यूस का आइडेंटिटी बैजेस पहनकर मजबूर किया गया ताकि आइडेंटिटी बैजेस मतलब उनको पहना रहे थे ज़बरदस्ती ताकि उन्हें बाकी पॉपुलेशन से डिस्टिंग्विश किया जा सके और उनकी प्रॉपर्टी सीज़ करने के बाद उन्हें ज़बरदस्ती गेट हाउस में जो कि मतलब पुअर अर्बन एरिया होता है उसको गेट हाउस बोलते हैं वहाँ पे हर्डेड कर दिए मतलब कि एक ग्रुप में इकट्ठा करके उन लोग को वहाँ पे रख दिए। जर्मनी में अराउंड 42,500 कंसंट्रेशन कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए जहाँ हिटलर ने अनाउंस किया था कि वो इवेंचुअली पूरे यूरोप के सभी ज्यूज़ को एक्सटर्मिनेट कर देगा। गेथोस से उन्हें इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ट्रांसपोर्ट किया गया और स्लेव्स की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया गया। 1941 से 1945 के बीच 60 लाख जीयूस जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे उनको गैस चेंबर में भेज दिया गया और वहाँ गैस चेंबर में भेज के उनको मार दिया गया। उनको नेकेड करके इन चैम्बर्स में पैक कर दिया जाता था जहाँ पॉइजनस गैस रिलीज़ किया जाता था जिससे उनकी मिनट्स में ही डेथ हो जाती थी। जहाँ भी जर्मन आर्मी ने टेरिटरी कैप्चर की उन्होंने जीव्स को अलग कर दिया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जहाँ उन्हें बाद में गैस चेंबर्स में मार दिया गया। इसके अलावा 50 लाख नॉन जीव्स जैसे पोलिश, रशियन, नोमैडिक जिप्सिस और मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को भी मार दिया गया क्योंकि नाजीज़ ने महसूस किया कि ये लोग जर्मन रेस को डिग्रेड करेंगे। ये सिस्टमैटिक मसार्स होलोकास्ट कहलाया। ये रेसिस्ट आइडियोलॉजी का रिजल्ट था जिसमें एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ मास हिस्टेरिया और हेट्रेड जनरेट की गई। यहाँ पे ओवरऑल आपको बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर दिखेगा जर्मन में हिटलर का और नाज़ी पार्टी का और ये सारा कुछ आपके सिलेबस में इसलिए है ताकि आप ह्यूमैनिटी के इम्पोर्टेंस को समझें। नेक्स्ट हेडिंग है फॉरेन पॉलिसी एंड वर्ल्ड वॉर। अर्ली 1933 में हिटलर ने पीसफुल पॉलिसीज़ एडॉप्ट करने का एश्योरेंस दिया था कहकर कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव वर्सलिस ट्रीटी के ह्यूमिलेटिंग टर्म्स को टर्मिनेट करना और जर्मनी के लिए एक ऑनरेबल स्टेटस गेन करना था। लेकिन उसका प्लान था जर्मनी को वो टेरिटरी वापस दिलाना जो उसने 1919 में खो दी थी। इसलिए उसने रीआर्ममेंट पॉलिसी एडॉप्ट की और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करना शुरू किया जिसमें एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन्स का यूज़ किया गया। 1935 में हिटलर ने एयरफोर्स और आर्मी में कॉन्स्पिरेशन मतलब कंट्री के लोगों को मिलिट्री में सर्व करने को बोला या फोर्स किया। इस चीज़ का वो अनाउंसमेंट किया जो वर्सलिस ट्रीटी के डायरेक्ट वायलेशन में था क्योंकि वर्सलिस ट्रीटी में तो यही सारी चीज़ों को मना किया था और वो इन्हीं काम को वहाँ पे करवा रहा था इस चीज़ को बताने के लिए कि वो वर्सलिस ट्रीटी को ओपोज कर रहा है। देन उसने सार वैली को जर्मनी के साथ रीइंटीग्रेट किया एक रेफरेंडम कंडक्ट करने के बाद और मार्च 1936 में जर्मन सोल्जर्स ने रेनलैंड को वापस कैप्चर कर लिया। इस टाइम हिटलर ने मुसोलिन के फेसिस्ट इटालियन गवर्नमेंट और जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें रशिया को ओपोज करने का वादा किया गया वॉर के टाइम पे। उसी ईयर उसने अपने नए वेपन्स और मिलिट्री सिस्टम को टेस्ट करने के लिए अपनी आर्मी को स्पेन में भेजा ताकि वहाँ के फेसिस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप की मदद कर सके। नेक्स्ट पेज में है आपका इस टाइम पीरियड में हिटलर ने एक्सेस किया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के साथ वॉर में नहीं जाना चाहते थे बल्कि वो हिटलर को रशियन कम्युनिस्ट के अगेंस्ट एक बैरियर के रूप में खड़ा देखना चाहते थे। इस ब्रिटिश पॉलिसी को अपीसमेंट पॉलिसी कहा गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया। 1939 के एंड तक उसने रशिया के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे पर अटैक करने का एग्रीमेंट किया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया। सरेंडर के बाद जर्मन्स ने पोलैंड के ज्यूज़, इंटेलेक्चुअल्स, एलाइट क्लास, टीचर्स एक्सेट्रा को गैदर किया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया ताकि वहाँ नए लीडर्स के एमर्जेंस को रोका जा सके। पॉलिश पॉपुलेशन के साथ इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट ने दुनिया को स्टन कर दिया था। हिटलर ने पॉलिश पीसेंट को उनके विलेजेस से हटाकर कैंप्स में भेज दिया और उन्हें स्लेव्स के जैसे बेच दिया और उनके विलेजेस को जर्मन्स के से रीसेटल कर दिया। उसने कहा कि जर्मन लोगों को जीने के लिए जगह चाहिए इसलिए ईस्टर्न यूरोपियन के लोगों को एलिमिनेट करना और उनकी ज़मीन को कॉन्फिस्टिकेट करना ज़रूरी था। उसने क्लेम किया कि नॉन जर्मन रेसेस इन्फीरियर हैं और सिर्फ स्लेव्स बनने लायक हैं।
जर्मन रेसेस को वो सुपीरियर बताते थे एंड बाकी सारे रेसेस को वो इन्फीरियर बताते थे। और जर्मन सोल्जर्स को भी ये सिखाया गया कि दुश्मन के सोल्जर्स इन्फीरियर हैं और जर्मन रेस उन्हें आसानी से हरा सकती है। इस आइडियोलॉजी ने उसके वर्ल्ड डोमिनेशन के ट्रस्ट को गाइड किया। उसने जर्मन लोगों से प्रॉमिस किया कि वो सब कैप्चर्ड कंट्रीज़ के वेल्थ का एक्सप्लॉइटेशन करके उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकता है। 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस स्टेप ने वॉर को एक वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। जर्मनी ने अपने वॉर स्ट्रैटेजी जल्दी ही डेवलप कर ली, जिसमें उसने नॉर्थ यूरोप और फ्रांस पर मिड 1940 तक अटैक किया और नॉर्थ अफ्रीका में एंटर करके ब्रिटेन की कॉलोनीज़ पर अटैक किया। इटली और जापान ने जर्मनी के साथ अलायंस डिक्लेयर किया और तीनों मिलकर एक्सिस पावर बन गए। यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखना है कि एक्सिस पावर क्या है, तो इटली, जापान और जर्मनी, ये तीनों साथ में मिलकर जो अलायंस बनाए थे उसको एक्सिस पावर बोलते हैं। 1941 में जापान ने यूएसए पर अटैक किया और जर्मनी ने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया पर अटैक किया। यूएसए और सोवियत यूनियन के वॉर में एंटर होने के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आया। ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी एंटी जर्मन नेशंस के साथ मिलकर ये दोनों कंट्रीज़ एलाइड पावर्स बन गई। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एलाइड पावर्स में क्या-क्या थे, तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे एंटी जर्मन नेशंस जितने भी हैं, वो सब कंट्रीज़ यहाँ पे मिलके एलाइड पावर बना लेते हैं, जो बाद में यूनाइटेड नेशंस बन गया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक्सिस पावर को डिफीट करना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रशिया इनिशियल में जर्मन असल्ट्स फेस करने के लिए मिलिट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी और इसलिए उनको रिट्रीट यानी कि विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन 1942-43 में हिटलर के विक्टोरियस आर्मी फर्स्ट टाइम सोवियत आर्मी से स्टालिनग्राड सिटी में डिफीट फेस कर रही थी। इसके बाद सोवियट्स ने बर्लिन, जर्मन कैपिटल तक एडवांस लिया। बर्लिन के गिरने से पहले हिटलर ने सुसाइड कर लिया। इस वॉर के टाइम ब्रिटेन और यूएसए ने मिलकर फ्रांस को लिबरेट करने के लिए फ़ाइट किया, जिसके बाद उन्होंने बर्लिन तक एडवांस लिया। इस दौरान मुसोलिनी ने भी सुसाइड कर लिया जब इटली डिफीट हो गया था। यूएसए ने फिर जापान को दो सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने के लिए बर्लिन कैप्चर करने के बाद, ताकि जापान को सरेंडर करना पड़े, ठीक है, उसमें वो मजबूर हो जाए, जो उसने तुरंत किया। इसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। ह्यूमैनिटी ने इससे पहले कभी इतना डिस्ट्रक्टिव और मर्सीलेस वॉर नहीं देखा था जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। एक तरफ जर्मनी का जीव्स का जीनोसाइड था और जापान का प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, क्योंकि जर्मन में जो लोग थे वो जीव्स के साथ बहुत गलत किए थे ना। और जापान वाले जो हैं, जो भी प्रिजनर्स होते थे वॉर के, उनके साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे, डिफेंसलेस सिविलियंस पर गिरा दिया गया था, ये तो दुनिया को हिला के रख दिया। वॉर ने 225 लाख सोल्जर्स की ज़िंदगी ली और लगभग उससे डबल यानी कि 500 लाख सिविलियंस की जान गई थी। लगभग 60 लाख जीव्स हॉलोकास्ट में मार दिए गए थे, जबकि नागासाकी में लगभग 2,50,000 लोग कुछ मिनट्स में मर गए थे। रशिया ने सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ फेस की थी, जिसमें एस्टीमेट 200 लाख से 400 लाख तक है, जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% था। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपका ये हाना सूटकेस दिया है, ये फ़िलहाल आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसमें आगे चलेंगे। आगे आपका नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री में पहली बार था जब एक वॉर में सोल्जर से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। ये वॉर पहला था जिसमें सभी सिविलियंस यानी कि मेल या फीमेल जो थे, वो वॉर एफर्ट के लिए काम करना पड़ रहा था। जहाँ वॉर में फ़ाइट कर रहे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को लगभग पूरी तरह से आर्ममेंट प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट कर दिया गया था। एक टाइप से 20th सेंचुरी के दोनों वर्ल्ड वॉर्स, मतलब 19th सेंचुरी में हुए इन इम्पॉर्टेंट चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब इनके वजह से ही था। जैसे कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन, जिन्होंने दूसरे नेशन स्टेट्स को अपने स्वॉन एनिमीज़ के फॉर्म में देखना शुरू कर दिया था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे ह्यूज क्वांटिटीज़ में आर्मामेंट्स का मैन्युफैक्चर पॉसिबल हो गया था, और वर्कर्स जो कई सालों तक वॉर फ्रंट में भेजे जा सकते थे। डेमोक्रेसीज़ जो अपने लोगों में वॉर हिस्टेरिया पैदा कर रही थी, और साइंटिफिक प्रोग्रेस जिससे टैंक्स और मशीन गन्स, पॉइजन गैस चेम्बर्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स और एटॉमिक बॉम्ब जैसे अनपैरेलल डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी वाले वेपन्स का मैन्युफैक्चर पॉसिबल हो गया था।
20th सेंचुरी के पहले 50 इयर्स में इन हॉरिफिक एपिसोड्स को देखा गया क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी अपने खुद के वेलबींग के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बजाय ह्यूमंस ने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी और बीस्टियलिटी के लिमिट्स को पार कर दिया। बीस्ट का मतलब जानते हैं ना आप लोग, तो बीस्टियलिटी का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि इनह्यूमननेस का जो लिमिट होता है ना उसको क्रॉस कर दिए थे। तो यहाँ तक मैं अभी एंड करती हूँ इस वीडियो को, काफ़ी लेंदी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई होप यहाँ तक आपको ये लेसन समझ में आया। थर्ड वाला जो इसका पार्ट है वो आपको फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अगेन।